हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम मैथ सीटेड पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए पेडागॉजी प्लस न्यूमेरिकल वाला पोर्शन करेंगे। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासें होने वाली है। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है किसके रिगार्डिंग में। ये जो दिए गए स्टेटमेंट हैं इनके रिगार्डिंग। पहला है, ये बच्चे को जो मैथ है, गणित की प्रकृति में आपको पेडागॉजी के क्लास में पढ़ाई थी, मैथ की प्रकृति क्या है। तो ये क्या है, पहली बात तो ये है कि ये क्रिएटिव है। दूसरी बात है इमेजिनेशन पर बेस्ड है। और डिडक्टिव रीजनिंग, जिसे निगमनात्मक तर्क या फिर बोला जाता है निगमनात्मक विवेचन, इस पर आधारित है। और यहाँ पे जो बोला गया है अभिसारी होता है, कन्वर्जेंट होता है, और साथ में बोला गया है कि ऑलवेज। तो हमेशा वर्ड अगर यूज़ करके कोई भी चीज़ें बोली जाए वो ज़्यादातर गलत होती हैं। ये ऑप्शन गलत है, ए सही है, बी सही है और सी सही है। क्योंकि जो मैथमेटिक्स का नेचर था उसमें मैं आपको बताई थी कि ये क्या होता है, क्रिएटिव होता है। दूसरी बात ये है कि ये इसमें डिडक्शन जो मेथड होता है ये ज़्यादा यूज़ होता है, जिसे निगमन बोला जाता है। साथ में ये लॉजिकल होता है। और ये जो इमेजिनेशन होता है इस पर ज़्यादा बेस्ड होता है, कल्पना पर। तो फर्स्ट ये बी सी ये सही है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका, कोई टीचर है, निम्नलिखित गतिविधियाँ, कोई एक्टिविटी क्या कर रही हैं, अपने कक्षा में करवाती हैं। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। गणितीय अभिरुचि मतलब मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसको क्या कर रही हैं, वो उसको बढ़ाना है। उसके लिए कुछ पहले एक्टिविटी करवा रही हैं जो टीचर हैं, और साथ में क्या हो रहा है यहाँ पे बताना हमें कि इसमें से कौन सा एक्टिविटी के साथ में उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। तो पहला इसमें ऑप्शन है, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। पहला ऑप्शन है, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती हैं जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा क्योंकि नहीं वाला गलत वाला चुनना था। ऑलवेज वर्ड फिर आया, हमेशा, साथ में हमेशा अप्रिसिएट करना किसी बच्चे को। वो बच्चा तो अच्छा फील करेगा लेकिन जो और स्टूडेंट है वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। और हमें क्या करना है, हमें पूरी क्लासरूम को लेके चलना है क्योंकि हम टीचर हैं। जो कमज़ोर बच्चा है वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गिफ्टेड चाइल्ड है वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें सबको लेके चलना है। और सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तो गलत है। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट का हमेशा तारीफ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। और बढ़ाएगा क्या क्या ये भी देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि कभी भी ज़रूरी नहीं है कि हूबहू क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन अगर ये वाला ना पूछ के इसमें से कोई पॉजिटिव में आंसर पूछ लिया जाता तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो गणितीय अभिरुचि को बढ़ाएंगी। तो ये चीज़ें यहीं से पता चलेंगी। क्या करना, बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं, जो मैथमेटिक्स के गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, उनके बारे में बताना, उन्होंने क्या योगदान दिया है, इसकी वीडियोस को दिखाना। साथ में यहाँ पे देखिए खेल वाली चीज़ें हो रही हैं, गणितीय पहेलियाँ हैं, जादुई वर्ग हैं, पजल्स वगैरह बच्चों को देना, इनसे भी विकसित होगा। और फिर क्या है, उन्होंने अपनी कक्षा में गणितीय कोना बनाया। जो मैथमेटिक्स कॉर्नर होता है या फिर साइंस की बात होगी, जो साइंस कॉर्नर होता है, किसी भी सब्जेक्ट का कोना ज़रूर बना होना चाहिए। तो यहाँ पे जो गलत वाला था फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से हमें बताना है कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में, त्रुटियों से जब आप हर ऑप्शन में देख रहे हैं त्रुटियां मतलब कि क्वेश्चन किससे बना है, एरर से बना है। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो त्रुटियां होती हैं बच्चों की वो क्या होती हैं, उनसे एक सोचने समझने का तरीका मिलता है। साथ में नेक्स्ट क्या टॉपिक पढ़ानी है, क्या पाठ्य योजना बनाना है, लेसन प्लान, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है।
और इसको क्या मानना चाहिए, लर्निंग का, अधिगम का हिस्सा मानना चाहिए, हिस्सा। त्रुटियों को पॉजिटिव लेना है, रिसोर्सेज के रूप में यूज़ करना है, लर्निंग का हिस्सा मानना है। नेक्स्ट लेसन प्लान कैसे बनाना है, इसमें हेल्प करती हैं त्रुटियाँ। सोचने का तरीका बताती हैं त्रुटियाँ। बच्चे ने कितना सीखा इसके बारे में बताती हैं, तो इसे पॉजिटिव लेना है। कौन सा सही नहीं है, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती हैं, बता चुकी हूँ। बच्चे कैसे सोचते हैं इसके बारे में बताती हैं। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। जो एरर्स है वो मैथमेटिक्स लर्निंग है, इसका पार्ट है। फिर है गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ योजना लेसन प्लान बनाने में हेल्प करेंगी। और यहाँ पे क्या दिया गया है, गलत वाला बताना हमें। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन सही थे तो हमें गलत वाला बताना था। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों की जो त्रुटियां हैं इसमें बोला गया है उनको अनदेखा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा को प्रेरणाहीन करेगा, गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो असेसमेंट होता है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। यहाँ पे थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज़ बहुत अच्छे से नहीं जा रही होगी, क्योंकि बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सभी थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। जो नॉन रेफरेंस असेसमेंट होता है वो किसमें, नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाई हूँ आपके, तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत वाला पूछा जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है। क्योंकि जो नॉर्म रेफरेंस जो है असेसमेंट होता है, ये नैदानिक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होता है। ये किस में होता है, ये हमें बताता है, कंपेयर करता है। ये बच्चों में क्या करता है, कंपेयर करता है। इसे निगेटिव हम लेते हैं, बहुत अच्छा नहीं होता है ये, क्योंकि जो बच्चों में तुलना करने वाली चीज़ें होती हैं वो करता है मानक संदर्भित आकलन, कि हर बच्चा कहाँ पर अन्य बच्चों की तुलना में खड़ा है, तो तुलना करता है। इसीलिए थोड़ा सा इसे हम अच्छा नहीं मानते, और तुलना करना तो आपको पता ही है कि निगेटिव लिया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वहीं जो मानदंड संदर्भित है, क्राइटेरियन रेफरेंस है, असेसमेंट है, ये अच्छा माना जाता है। ये नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है, जबकि यहाँ पे उल्टा बोला गया था। तो देखते हैं और ऑप्शंस को। मानदंड संदर्भी आकलन ये जो है उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, सही है ये। और जो मानक संदर्भित आकलन होता है ये हमें बताता है कि विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ पर खड़ा है, तो ये तो सही है, गलत वाला बताना था, तो यही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पे, गणितीय अधिगम सामग्री। जो मैथमेटिक्स लर्निंग मटेरियल होता है ये किस प्रकार से हेल्प करता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करता है। सूत्र के प्रदर्शन में, क्या केवल फार्मूला के प्रदर्शन में ये टीचर की हेल्प करता है, तो गलत है। कहीं भी सूत्र दे दे, कोई फैक्ट दे दे, डेफिनेशन दे दे, व्याख्या मतलब कि लेक्चर दे दे, तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर कोई पर्पज़ है तो वो गलत होता है, तो ये गलत है। फिर स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करता है। जो स्वतः अधिगम का मतलब क्या होता है, सेल्फ लर्निंग, विद्यार्थी जो खुद से पढ़ते हैं, खुद से सीखते हैं, उसमें हेल्प करता है, बिल्कुल सही है, उसमें हेल्प करेगा। क्योंकि कोई मान लीजिए सामान है, कोई टॉय है जो मैथमेटिकल से, जैसे गिनतारा, जो टेलर गिनतारा ही मान लीजिए, अगर बच्चा उसे देखेगा तो वो खुद से क्या होगा, सेल्फ लर्निंग करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। एंड सी वाला देखते हैं यहाँ पे, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करता है। क्या इंस्ट्रक्शन में शिक्षकों की मदद करता है निर्देश देने में, ये भी नहीं है। फिर है कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करता है, बिल्कुल। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है यही है, इससे विद्यार्थी सेल्फ लर्निंग करते हैं, साथ में अधिगम का वातावरण बनता है, लर्निंग एनवायरनमेंट को ये अच्छा बनाता है। बी एंड डी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि बी और डी को हमें लेना था। सी वाला भी हालांकि थोड़ा बहुत सही था, लेकिन बी, डी और सी तीनों ऑप्शन नहीं थे, इसलिए हम ज़्यादा बेटर जो ऑप्शन था बी एंड डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ से पूछा गया, एनईपी से पूछा गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। इनको हतोत्साहित करना है, नहीं, खेलकूद को हतोत्साहित मतलब डिस्करेज कभी नहीं करना है, रिड्यूस भी नहीं करना है, क्योंकि अब तो जो करिकुलम है उसी को रिड्यूस किया जा रहा है, चैप्टर्स को रिड्यूस किया जा रहा है, ना कि एक्टिविटीज़ को। मजबूत करना है या फिर सरल करना है, सरल नहीं करना,
मजबूत करना। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे अधिक कम कंपेयर वाले, एक दिन मैं पढ़ाई थी आपको ये। लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। अगर इस प्रकार की कंपैरिजन वाली चीज़ें आए, अपोजिट अपोजिट, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, तो क्या होती हैं, वो प्री नंबर होते हैं, पूर्व संख्या अवधारणाएं से ये इसी में हेल्प करती हैं। ऑप्शन वो फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। प्री नंबर कॉन्सेप्ट हैं ये। सीधे अब देखिए एलिमिनेशन मेथड, आप देखिए तुलना के लिए अस्पष्ट है, कहीं आपको दिख रहा है अस्पष्ट? अगर मैं बोल दी ये चीज़ अधिक है और बोल दी, मान लीजिए 2 ग्लास में वाटर रखा हुआ है, एक छोटा ग्लास है, ये एक बड़ा, मैं बोल दी इसमें अधिक है, इसमें कम है। अगर आपको तुलना करना है दोनों में, क्या ये अधिक और कम कहीं आपको दे रहा है? आसपास शब्द नहीं है, ये गलत है। विलोम शब्द है, जो गणित सीखने के लिए आवश्यक विलोम तो है, लेकिन यहाँ पे जो ये वर्ड दे दिया कि आवश्यक नहीं है। देखिए अब आपको ध्यान क्या रखना है, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है, ध्यान रखिएगा। अस्पष्ट शब्द दिया गलत है, अस्पष्ट है वो। आप कभी कभी ऐसे स्टूडेंट करते हैं कि विलोम अपोजिट, उन्हें वर्ड जैसे ही एंटोनिम दिखा वो लगा देंगे, हाँ हाँ विलोम शब्द तो है, लेकिन वो ये देखना भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है आगे, गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। क्या ये आवश्यक नहीं है? गलत है, आवश्यक है। और अंग्रेजी भाषा का विश्लेषण है, अंग्रेजी भाषा कहीं यूज़ ही नहीं हुआ इसमें, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पे। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषता की योग्य ना मानकर, ये योग्य लड़कियों वाली से उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन हो रहा है। जबकि क्या है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तब भी जबकि वो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, फिर भी उन्हें इनकैपेबल माना जा रहा है, उनका अवमूल्यन हो रहा है। इसका कारण क्या है? गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति भय का कारण होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि मैथमेटिक्स में लड़कियों का खराब प्रदर्शन होता है, ये गलत है। ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप है, इसी को बोला जाता है स्टीरियोटाइप, जिसे हिंदी में बोला जाता है रूढ़िवादी, जिसमें लड़की और लड़कों में अंतर माना जाता है। और वो अंतर कहाँ पे होता है? सोच विचार में। और वो जो डिफरेंसेस गर्ल और बॉय के बीच में माना जाता है, वो नेगेटिव सेंस में होता है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़कियां ये चीज़ नहीं कर सकती, लड़कियों का ये सब्जेक्ट कमज़ोर होता है। तो इस बेस पे जो डिफरेंसेस होता है लोगों के सोच में, जो कि बनाया किसके द्वारा जाता है? समाज के द्वारा। इससे भी क्वेश्चन बना है, इसे बोला जाता है स्टीरियोटाइप। और ये हो जाता है आपका कौन सा? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसका कारण नहीं है। गणित अपनी प्रकृति के द्वारा ही पुरुष प्रधान है, ये कि तो प्रकृति ने कभी नहीं पुरुष और महिला किया है, जब भी किया है समाज ने किया है। फिर है समाज के लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर लेके जाती हैं, बिल्कुल ये समाज की धारणाएं हैं। जहाँ भी ऐसे डिफरेंसेस दिखें साथ में समाज दिखे, तो वहाँ पे आप सही आंसर लगा देंगे कि ये क्या है, ये जेंडर जो है ये कंस्ट्रक्ट किया है किसने? सोसाइटी ने, कि लड़के सामान्य, यहाँ पे दिया गया है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियों का उपयोग करते हैं और उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। ऐसा ये समाज ने बना रखा है कि लड़कों में कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यही कारण है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो है लड़कों में गणितीय क्षमताएँ जन्मजात होती हैं, ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे। जो कक्षीय शोध होते हैं या दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। जो क्लासरूम का रिसर्चेज होता है वो क्या करता है? सोच करता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फाइंड मैथमेटिक्स मोर डिफिकल्ट दैन द अदर सब्जेक्ट दे स्टडी इन द सेम क्लास। वो मान लीजिए क्लास 5th के स्टूडेंट है, एक तरफ उनका EVS सब्जेक्ट है और दूसरा उनका सब्जेक्ट है मैथ, और ये सब्जेक्ट किसका है? क्लास 5 का ही है। तो उन्हें क्या दिखेगा? उन्हें ये जो मैथ सब्जेक्ट है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन्हें ये ज़्यादा टफ दिखेगा और ये इन्हें इजी दिखेगा, जबकि सेम क्लास का है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है मैथमेटिक्स का जो मैथमेटिक्स के नेचर को, कौन सा ऐसा नेचर है मैथमेटिक्स का, कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो
ये दर्शाता है, जिसके कारण से ऐसा जो भय है उनके मन में वो हो रहा है, क्या ऐसा मैथमेटिक्स में है, यही हमें बताना है। तो गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार ऐसा कुछ नहीं है कि जो वास्ट नॉलेज है यहाँ पे मैथमेटिक्स में ही सिर्फ है, क्योंकि जो ईवीएस है या फिर आप हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, हर सब्जेक्ट में नॉलेज है। फिर है गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने के कारण, अनेक उत्तर तो कई सब्जेक्ट में होते हैं। फिर है गणित में किसी समस्या समाधान करने के लिए अलग अलग प्रणालियों का, ये कई सब्जेक्ट में होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इसी में अलग अलग प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। आंसर देने के कई तरीके कई सब्जेक्ट में हो सकते हैं। फिर है गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, बिल्कुल सही है। ये जो मैथ का काल्पनिक वाली चीज़ें हैं, अभी आप नेचर मैथ का पढ़े थे कि क्या था, उसमें इमेजिनेशन दिया था। तो जो चीज़ें इमेजिनेशन पर बेस्ड होती हैं वही चीज़ें तो अमूर्त होती हैं, तो इसमें अमूर्त वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अमूर्त जैसे कि आप देख लिए कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ये अमूर्त ही तो है, इसको रटना होता है, ये इमेजिनेशन होता है। और वहीं आप देख लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। यही अब्स्ट्रैक्ट जो नेचर होता है मैथमेटिक्स का, वही रीज़न होता है, क्योंकि हर बच्चा इमेजिनेशन वाली चीज़ों में बहुत मजबूत नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर बच्चे इसे टफ मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया? किसने जो मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी है इसके क्षेत्र में काम किया? मैं आपको बताई थी किसने किया, आर्यभट्ट ने भी किया और भास्कर फर्स्ट ने भी किया। तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि ये विवादित क्वेश्चन था, इस पर कॉमन मार्क मिला था, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे, एक सब्जी बेचने वाला, क्या दिया गया है, एक सब्जी बेचने वाला पालक ₹60 प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये लिए और 21 को दिखाया गया। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है, समझ के बताना है क्या करना है। 21 को उसने इस प्रकार से दिखा दिया, 6 + 6 + 6 3 बार, फिर एक बार 3 कर दिया गया है। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है इसमें, यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। क्यों अस्पष्ट है? ये तो और अस्पष्ट है, एकदम 6 + 6 + 6 + 3 कर दिया गया, ये तो और अस्पष्ट है, ये गलत है, ये गलत है। फिर यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, गलत है ये भी। जो दुकानदार का मैथ होता है उसे हम रिसोर्सेज के रूप में लेते हैं, उसे हम उपयोग करते हैं। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक है। इसे हम ऑप्शनल के तौर पर ले सकते हैं, ऑप्शनल के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा जो स्किल है ऐसा हम किसी कैलकुलेशन वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? जो बच्चे होते हैं वो नॉलेज को स्वयं कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कौन सा ऐसा ऑप्शन दिखाता है? पहला है, कक्षा का सर्वोत्तम छात्र पहाड़ों को उच्च स्वर में पढ़ा रही है, बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे दोहरा रहे हैं, ये गलत है। बाकी के जो विद्यार्थी हैं वो इनएक्टिव लगभग हैं, तो ये ऐसा नहीं दिखा रहा है कि स्वयं बच्चे ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, इसमें तो रास्ता दिखाया जा रहा है, एक पढ़ रही है दूसरा पढ़ा रहा है। फिर है, बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं, इसमें भी स्वयं से नहीं हो रहा है। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं की ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई हैं, वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ पे अब आपको मेन जो देखना था वो खोजना देखना था, जहाँ पे एक्सप्लोर होने वाली चीज़ें होंगी वही ऑप्शन सही होगा। वहीं नॉलेज जो होगा वो खुद से कंस्ट्रक्ट होगा, खुद से नॉलेज का निर्माण होगा, खुद से ज्ञान कंस्ट्रक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को, यहाँ पे कंपैरिजन करना है फ्रैक्शन का, जिसके लिए मैं बताई थी आपको कि क्या यूज़ कर सकते हैं।
तो हम देखते हैं इनके बीच में ये फ्रैक्शन ही तो है। इनके बीच में तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा हो सकता है? क्या करना है? इक्विवेलेंस बिटवीन द फ्रैक्शन। अब देखते हैं पहला, यूजिंग डिवीज़न मेथड। क्या विभाजन विधि वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे अलग करने वाली चीज़ें होंगी, भाग देने वाली। फिर है एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, ये भी नहीं होगा। फिर है भिन्न डिस्क का उपयोग, बिल्कुल सही है, यूजिंग फ्रैक्शन डिस्क। कैलकुलेटर का उपयोग गणना के लिए होता है, कंपैरिजन के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे, एक शिक्षिका है, एक टीचर है, गणित कक्षा में रोल प्ले क्या होता है? जो रोल प्ले होता है, मान लीजिए कोई नाटक करना हो, जैसे कि कोई चीज़ दिखानी हो आपको कि एक ऑटो चालक की लाइफ कैसी होती है। तो बच्चे हैं, कई क्लासरूम में आपके बच्चे मिलेंगे, या फिर आपको एक टीचर की लाइफ को दिखाना है, या फिर एक ऑटो चालक किसी भी की भी। तो कई बच्चे, मान लीजिए ये ए बच्चा है, ये बी है जिसका नाम बी है, ये सी बच्चा है। अब इनमें से किसी को आप ऑटो चालक बना देंगे, किसी को उसका बेटा बना देंगे, किसी को उसकी बेटी बना देंगे, किसी को उसकी वाइफ बना देंगे। तो ये जो होता है, जो अलग अलग रोल लेते हैं बच्चे, वही होता है रोल प्ले। तो ये होता क्या है इससे, इसका उद्देश्य, इसका पर्पज क्या होता है ऐसे चीज़ों का? तो ऐसे चीज़ों का पर्पज होता है प्रोजेक्टिंग आइडियाज़, विचारों का बहिर्वेशन। इसमें क्या होता है, जो रोल प्ले होता है, इसमें बच्चे अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं, इसमें कुछ पहले से नहीं बनाई, बस हम रोल दे देते हैं कि तुम ऑटो चालक का रोल करोगे। तो वो बच्चा जिस उसके मन में जो आएगा, ये नहीं हम बोलेंगे कि तुम्हें बोलना क्या है, तुम्हें बोलना क्या है, क्या शब्द बोलना, ये नहीं बताया जाता रोल प्ले में। रोल प्ले में बस ये बताया जाता है तुम्हारा रोल क्या है, बाकी बच्चा खुद से बोलेगा, जो उसका खुद का दिमाग होगा, खुद का विचार होगा, उसको बाहर लाएगा। तो ये होता है रोल प्ले। और वहीं अगर वो जो होता है सीरियल वगैरह वाली चीज़ें होती है, जिसको क्या बोलता है, अभिनय बोला जाता है, इसमें सारी चीज़ें पहले से लिखाई होती हैं। वर्ड टू वर्ड हमें वही बोलना होगा जो उसमें लिखी गई होंगी, जबकि रोल प्ले में नहीं। रोल प्ले में ओनली हम रोल देते हैं, बच्चे अपने हिसाब से बोलते हैं। नेक्स्ट है, तो जब बच्चे अपने हिसाब से बोलेंगे तो वही होगा विचारों का बहिर्वेशन, प्रोजेक्टिंग आइडियाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, और यहाँ पे और ऑप्शन देखिए, कहीं पर भी कोई भी चीज़ हो, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए नहीं होता, बच्चों के मनोरंजन के लिए नहीं होता, मनोरंजन के साथ में और भी एक्टिव, जैसे कि मनोरंजन के साथ में गतिविधियाँ जुड़ गई, तब तो ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर कहीं ओनली जो मनोरंजन है, एंटरटेनिंग है, ये दिया रहेगा, तो ये ऑप्शन गलत होता है। अनुशासन, डिसिप्लिन भी मोटिव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पे, संख्या बोध विकसित करने में उपकारना। सबिटाइजिंग, इसको मैं पढ़ाई थी, याद करके खुद से आंसर निकालने की कोशिश आप करिए कि मैं क्या पढ़ाई थी। तो ये होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिखित में से कौन सा उदाहरण है जो बच्चों में उपकारना मतलब सबिटाइजिंग के स्किल को का प्रदर्शन करता है? सबिटाइजिंग क्या है, अगर कोई नया स्टूडेंट है देख लीजिएगा। जो मान लीजिए हमारे पास रुपए थे, ऐसे ऐसे सिक्के थे, कई 3-4 सिक्के थे, अब हमने उसको गिना नहीं, काउंटिंग नहीं की, गिना नहीं, और मैं बोल दी कि हाँ मेरे पास 4 जो कॉइन है वो है, 4 सिक्के हैं, तो गिना नहीं। ऐसे ही मान लीजिए किसी के पास क्या है, कोई फ्लावर है, फूल है, 3-4, मान लीजिए मैरीगोल्ड का फूल है, गेंदे का, तो क्या होगा, उसको देख के मैं बोल दी हाँ ये 4 है, गिनी नहीं। अब मान लीजिए नहीं यहाँ पे रहेगा, अब मान लीजिए 10 लोग जा रहे हैं, 10 लोग, इतना क्या होना चाहिए, लेकिन इसमें कंडीशन है ग्रुप जो हो वो छोटा हो, इसमें चीज़ों को बिना गिने जो बताया जाता है वही सबिटाइजिंग होता है, लेकिन ग्रुप क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लंबा ग्रुप होगा तो गिनने की ज़रूरत पड़ जाएगी। 6 लोग जा रहे थे, हमने 1 2 3 करके गिना नहीं, काउंटिंग नहीं की, और हमने बता दिया कि ये 6 लोग हैं, यही है सबिटाइजिंग। अब हम देखते हैं ऑप्शंस को। विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान, 5 में 1 जोड़ना घटाना कुछ नहीं होता, इसमें प्रोसेस ही नहीं होता। एक विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने या बताने में सक्षम है कि ये 4 है, बिल्कुल ऑप्शन है सेकंड वाला सही हो जाएगा। जैसे कि कोई पासा अगर गिना और यहाँ पे 4 दिया गया था, हम ही लोग जब पासा खेलते हैं तो हम लोग मान लीजिए लूडो खेलते हैं, तो बिना गिने हम बता देते हैं ये 4 आया, 3 आया, 6 आया। तो 4 की पहचान में 1 निकालने का, जहाँ में निकालना, घटाना, जोड़ना, पहचानना, ये सारी गलत होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, बिना गिने देखना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे, प्रियदर्शनी
ने 4.8 kg। सबसे पहली बात तो ये है 4.8 kg को अगर आप ग्राम में बदलेंगे, क्योंकि आंसर आपको ग्राम में दिख रहा है, इसको कन्वर्ट हर हाल में करना ही पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, समझाने के लिए कर रही हूँ, बीच से मिटा दूंगी क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचेगा। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। अगर हम 4.8 ग्राम को निकालें तो क्या हो जाएगा, एक को 4.8 बनाना होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4.8। जो जिनको मैथ नहीं आती वो लोग ध्यान से देखिएगा। फिर 4.8 इधर हो जाएगा एक में और जब हम इधर गुणा करेंगे तो हम इधर भी गुणा करेंगे, तो 1000 गुणे 4.8। अब क्या, एक अंक पे दशमलव लगा है तो 1 0 खत्म करेंगे, दशमलव हट जाएगा, 4800 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4800। गुणा कर लीजिएगा, डेसिमल का आपको मल्टीप्लिकेशन आता ही होगा। तो 4.8 कितना हो जाएगा, 4800 ग्राम हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। अब क्या कर रही है साथ में, 250 ग्राम किशमिश। 250 ग्राम क्या है, किशमिश है, ठीक है। ये क्या है, ये बादाम है, ये किशमिश है। और 3.5 किलोग्राम। अब जैसे 4.8 को कन्वर्ट किए हैं वैसे ही 3.5 को, तो 3.5 गुणे 1000 हो जाएगा। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा कर दीजिए, एक अंक पे दशमलव, इसे खत्म करिए तो 35 हो जाएगा, गुणे 100 बचेगा, 1 0 इधर खत्म करिए तो 3500 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3500। मैं मिटा रही हूँ इसे अब, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3500। 3500 ये हो गया। इतना काजू को, इतने चीज़ों को मिला दिया गया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए गए। 3 दर्जन, ये देखिए 3 दर्जन का मतलब क्या है, 3 दर्जन का मतलब होता है, एक दर्जन में कितना, 12, 3 दर्जन में 12 गुणे 3 हो जाएगा। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, पहले इसे ऐड करिए, फिर 12 गुणे 3 में हम कर लेंगे कन्वर्ट, 36 से भाग दे देंगे। ऐड जब इसको करेंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 8 18, 8 हो जाएगा, ये एक बचा, यहाँ पे 4 2 6 3 9 1 10, 10,800 बचेगा यहाँ पे। अब ये हो गया टोटल ऐड करके। अब टोटल जो वेट है 10,800 है, इसे कन्वर्ट किस में किया गया, इसमें 12 36 पैकेट लगभग बनाए गए, क्योंकि 3 दर्जन का मतलब 36 पैकेट। अब हम कर लेंगे 36 से इसमें भाग दे दीजिए या फिर 12 गुणे 3 से भाग दे दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना टूटी हुई गिनती रहेगी उतना ही भाग देना आसान रहेगा। 12 9 108, 108 तो खत्म, 2 0 लेकिन बच रहा है तो 900 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 बच रहा है तो 900 अपान में 3, 3 त्रिका 9, 300 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन वाला है, थर्ड वाला है, 300 आंसर हो जाएगा। क्या करना है, ग्राम में बदलिए, ग्राम में बदलने के बाद टोटल ऐड कर लीजिए, 10,800 आया। अब 10,800 आया तो बोला गया 3 दर्जन पैकेट। अगर मैं ये बोलती हूँ, मान लीजिए जिसको नहीं समझ में आया हो कि 10 ग्राम है, इसको कितना करना है, 2 पैकेट में कन्वर्ट, 2 पैकेट में भरना है, तो कितना आएगा, तो 5 5 आ जाएगा ना, 5 5 10 ग्राम है तो 5 5 ग्राम आ जाएगा। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पे टोटल पैकेट निकालेंगे, कितना पैकेट हो जाएगा, 3 दर्जन मतलब 36 हो जाएगा, 12 3 36, 36 से इसमें भाग दे दीजिए, या फिर 36 को हम 12 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, इससे भाग दे दीजिए, वही हो जाएगा 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पे, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। पहली बात तो आप वर्ग के बारे में जानिए, ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ए लिखा है ये। और इसका जो फार्मूला होता है, इसकी अगर एरिया की बात करें, ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर का मतलब होता है ये पूरा माप। पूरा माप आप क्या देख रहे होंगे, तोड़ के बता रही हूँ जिसको नहीं आ रहा होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। अगर ये ए है तो एक बार ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, 4 बार ए जुड़ा, मतलब कि क्या हो जाएगा 4a। ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे पेरीमीटर। और ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, और इंग्लिश में बोलेंगे एरिया। तो ये हो जाएगा, दोनों फार्मूला देख लिया, अब इसी पर वर्क करेंगे हम। एक वर्ग की भुजा क्या है, साइड 5 सेंटीमीटर। जो साइड है वो दी गई है, कलर चेंज कर लेती हूँ, ये साइड लिखी हूँ मैं, साइड, और ये कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर पहले दी गई है। यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, ये जो साइड है ये क्या कर दी जाए, दुगनी, गुणे 2 कर दिया जाए, दुगनी, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, तो आप देखिए, जब 5 साइड 5 था, अगर कोई वर्ग है यहाँ पे 5 उसकी भुजा है, 5 5, तो क्या हो जाएगा, 5 × 5
मतलब ए स्क्वायर का मैं बताई थी ना फार्मूला, तो पंचम 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। जब 5 भुजा थी तो 25 था, अब 10 भुजा हो गई तो कितना हो जाएगा? 10 दाइन 100 हो जाएगा ना। इसका हम वर्ग करेंगे ना। क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? तो ये बताइए 25 का कितना गुना 100 है? 25 में कितने से गुणा करेंगे कि 100 हो जाएगा? 25 चौका 100 होता है ना, 4 गुना, या 25 25 4 बार करेंगे मतलब कि 25 का 4 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया हो, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो स्टूडेंट कमज़ोर है मैथ में, मान लीजिए यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है पहले भुजा 5 थी। जब पहले भुजा 5 थी तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, तो पहले क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 25। अब बोला गया है कि वर्ग की भुजा को दुगनी कर दी जाए, तो पहले 5 थी, अब दुगनी कर दी जाएगी, कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो पहले 25 था क्षेत्रफल, अब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर यही तो फॉर्मूला होता है, 10 दाइन 100 हो जाएगा। अब यही बोला जा रहा 25 का कितना गुना 100 है, तो 25 में 4 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, 4 गुना है। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पे। निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं? 3 डायमेंशनल शेप इसमें से कौन कौन सा है? पहला मैं बोली थी क्यूब, क्यूबॉइड, और ये जो शंकु है कौन है? ये सारे 3D में है। 3D का मतलब वो होता है 3 डायमेंशनल, मतलब कि लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, LBS तीनों हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। और 2D का मतलब होता है कि लंबाई हो और चौड़ाई हो, हाइट ना हो। ये मैं बहुत डिटेल में बताई हूँ, वीडियो आप देख लीजिएगा ज़रूर। जितना मैथ के प्लेलिस्ट में वीडियो बना दे रही हूँ, अगर उतना प्लेलिस्ट में जितना वीडियो सेव की हूँ अगर आप देख लेते हैं, 100% आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये समझ के पढ़िएगा। फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है क्यूब। यहाँ पे अर्धवृत्त, जो वृत्त होता है, क्या आप कभी इसमें सुने हैं कि ऊंचाई की बात की जा रही हो? नहीं। वृत्त का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एरिया का होता है, और 2 पाई आर होता है आपका, 2 पाई आर आपका होता है ये पेरीमीटर, परिमाप। तो इसमें आपको दिख रहा है कहीं कि कहीं हाइट की बात की जा रही हो? आर स्क्वायर मतलब 2 ही बार ये जा रहा है, इसमें केवल लंबाई चौड़ाई है, तो ये नहीं है, ये 2D है। वृत्त भी 2D है, ये भी वृत्त 2D है, लेकिन जो गोला है ये 3D है। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ये घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, ये सारे 3D में हैं। वही जो वृत्त, अर्धवृत्त है और चतुर्भुज है, पंचभुज है, आयत है, वर्ग है, ये सारे 2D में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पे। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती हैं, फिर जिसका मूल्य 10 रुपये है, जिसका रेट क्या है? कॉस्ट है 10 रुपये। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है। सिक्के से क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे देखिए टोटल कितना है? टोटल है 10 रुपये। अब फिर हम देखते हैं उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है। अब हम यहाँ पे लिखते जाएंगे नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ जगह नहीं है, नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले क्या क्या इसमें बोला जा रहा है। एक है 5 रुपये का सिक्का, एक है 5 रुपये का, फिर है 2 1 रुपये के सिक्के हैं। 2 कितने हैं? यहाँ पे 2 1 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। 5 यहाँ पे 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के, पैसा है ये, पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए कुल कितनी धनराशि की ज़रूरत है? तो हम देखते हैं कुल कितनी धनराशि की ज़रूरत है, मतलब कि उसके पास इतने रुपए तो हैं, लेकिन अभी भी कितने रुपए कम पड़ रहे हैं। तो आप बताइए, टोटल 10 रुपये का साबुन है, उसके पास एक, ये क्या है? नंबर ऑफ कॉइन है। एक सिक्का है 5 रुपये का, तो कितना रुपया हो जाएगा ये? एक सिक्का जब 5 रुपये का है तो ये 5 रुपया हो गया, ये 5 रुपया ये हो गया इसके पास। और 2 सिक्का है 1 1 रुपये का, तो 2 रुपया ये हो गया इसके पास। और यहाँ पे क्या है? 5 सिक्के हैं 50 पैसे के। तो ये बताइए 5 सिक्के 50 पैसे के हैं, 100 पैसे में आपको पता होगा कि 1 रुपया होता है। तो यहाँ पे 5 सिक्के हो गए, 4 सिक्के में 2 रुपया हो गया, 50 पैसे का एक सिक्का बच गया, मतलब 2.5 रुपया हो गया, 2.5 रुपया हो गया। अब टोटल कितने? 5 2 7, 7 2 9, 9.5 रुपये इसके पास हो गए, मतलब कि 0.5 रुपया या फिर 50 पैसे की और ज़रूरत है, 50 पैसे की और ज़रूरत है, या फिर हम कह सकते हैं 0.50 रुपये की ज़रूरत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
आपको समझ में आ गया होगा। आप पहले नंबर लिख लिए कितने सिक्के हैं, फिर क्या किए कितना रुपया बन रहा है, ये रुपया है ये लिख लिए। इसके बाद हम देख लिए टोटल 10 रुपये का साबुन था, 9.5 रुपये हमारे पास थे, 10.50 मतलब 50 पैसे कम पड़ रहे थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ऐसे कर लीजिएगा आप। यहाँ पे देखिए, जिसको नहीं समझ में आया हो फिर से देख लीजिए। हमें पहले लिखना है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 जो भी दिए गए थे। फिर हमें रुपए लिखने थे, फिर हम यहाँ पे मान लीजिए 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये जो भी था लिख लिए। अब हम टोटल देखेंगे, अगर हमारे पास 3 रुपये का एक सिक्का है तो 3 ही रुपये तो होगा। अगर हमारे पास 4 रुपये का 2 सिक्का है तो 8 रुपये हो जाएगा। अगर हमारे पास 5 रुपये का 3 सिक्का है तो 15 रुपये हो जाएगा। हाँ, अब हम टोटल पैसे जोड़ेंगे ना कि हमारे पास कितना हो गया, तो ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बढ़ते क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। जब इतने छोटे छोटे फ्रैक्शन दिए हो तो आप उनको पॉइंट में चेंज कर लिया करो। जैसे आपको दिख रहा होगा एक 1/4 दिया है, एक 1/2 दिया है, एक 1/3 दिया है। वो 1/4 आपको पता है भाग देंगे, एक कम है दशमलव लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 20 यहाँ पे हो जाएगा, 4 पंजे 20 मतलब 0.25 लिख सकते हैं इसको। और 1/2 का मतलब आधा होता है, 0.5 लिख सकते हैं इसको। और 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें भी ऐसे भाग देंगे, ऐसे ही तो भाग देंगे 0 पॉइंट, क्योंकि एक कम है दशमलव ले जाएंगे, 3 सिक्का 9 हो जाएगा, फिर एक बचेगा 3 हो जाएगा ये। अब हम देखते हैं बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा कौन सा है। इसमें सबसे छोटा आपको 1/4 दिख रहा होगा, 1/4 सबसे छोटा है, और यहाँ पे सबसे छोटा सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे साइन है तो सबसे लास्ट में होगा 1/4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, सबसे पहले होगा 1/4, क्योंकि साइन इधर से है। देखिए 1/2 सबसे बड़ा है, ये 0.5 सबसे बड़ा है, ये फिर रहेगा आपका 1/3 और फिर रहेगा आपका 1/5, क्योंकि जिस तरफ मुंह रहता है वो बड़ा होता है। तो 1/2 सबसे बड़ा, 1/2 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 1/3, एक उससे छोटा 1/4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि बढ़ते क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा है 51। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। यह रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, हमें बताना है इसमें कौन सी संख्या यहाँ पे भरी जाएगी। तो पहले क्या है, ऐसी संख्या को करने के लिए मान लीजिए आप ट्रिक कर रहे हैं, कभी वर्ग दे दिया जाता है, कभी क्यूब दे दिया जाता है, और इन सबको याद होना चाहिए। जैसे कभी कभी दे दिया जाता है कि 1 है, 4 है, 9 है, और यहाँ पे दे दिया जाएगा, फिर दे दिया जाएगा 25 है, तो यहाँ पे भरिए। तो आपको पता है ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, यहाँ पे 4 का वर्ग भरा जाएगा, 16 हो जाएगा। ऐसे दिया जाता है। कभी कभी यही क्यूब दे दिया जाता है, तो आपको वर्ग और क्यूब याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। 1 है, 6 है, और फिर क्या है 15 है, और यहाँ पे खाली जगह है, फिर 45 है, फिर 66 है, फिर 91 है। अब हम देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। तो कुछ भी ना समझ में आए, डिफरेंस निकाल लिए। यहाँ पे कितना डिफरेंस होगा 5 का, 9 6 15 9 का हुआ। अब यहाँ पे हमें निकालना है, यही संख्या तो हमें निकालनी है, अब हम आगे नहीं जाएंगे। फिर हम देख रहे हैं अभी हमें कुछ नहीं पता चला, अब हम फिर एक बार डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि हमें अभी तक आंसर मिला नहीं है। 5 4 9। अब हम देखेंगे क्या यहाँ पर अगर 4 का हम डिफरेंस ले जाते हैं तो ये यहाँ पे सही बैठता है। तो 9 में अगर हम 4 ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस ऐड कर दीजिए अपनी तरफ से, क्योंकि आपको दिख रहा है 4 का डिफरेंस है। तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। मतलब कि आपको 15 प्लस अभी यहाँ पे करना है, 15 + 13 यहाँ पे आएगा। तो 15 और 13 कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 2, और मतलब 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से कौन सा नंबर आ रहा है, यहाँ पर इस हिसाब से 28 आ रहा है। अब हम देखेंगे कि क्रॉस वेरीफाई करेंगे ये सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे फिर 4 का डिफरेंस होना चाहिए, 13 में 4 जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है 17। अब 17 में 8 जोड़ेंगे, 8 7 15 और 2 1 3 1 4, मतलब कि 45 सही हो रहा है। मतलब यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। डिफरेंस निकाल के करिए, सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। ये जो टेबल दिया गया है इसको पढ़ना है। ब्लड ग्रुप है, आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। ब्लड ग्रुप आपको पता ही है 4 प्रकार के, ABO AB। फिर है इसमें संख्या दी गई है, ए की कितने ब्लड ग्रुप के कितने मेंबर है 9, बी के 6, ओ के 12, AB के 3, तो कुल कितने मेंबर हुए 30। अब यहाँ पे दिया गया है कि सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए बोला गया कि कोई 2 संख्या है, 12 बोल दिया गया
और 4 बोल दिया गया। इसका अनुपात बताइए। तो हम क्या कर देंगे, 12/4 कर देंगे, या फिर हम 4 3 12, मतलब कि क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ऐसे कर देंगे, या तो काट के हम कर देंगे, एक तरीका ये होता है, या तो एक तरीका होता है कि हम डायरेक्ट ऐसा अनुपात लगा देंगे और हम इसको कट कर लेंगे अगर किसी संख्या से कट रही होगी, लेकिन दोनों सेम संख्या से कटना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं 4×4 और 3 बार पढ़ेंगे 12 हो जाएगा, तो 3:1 तब भी आ गया। ये तरीका होता है अनुपात में बनाने का। अब क्या दिया गया है, सबसे अधिक और सबसे कम नंबर पे, तो कुल जो दिया गया है इसको ध्यान रखिएगा। इसको नहीं ध्यान रखेंगे तो सबसे अधिक पर आप 30 ले लेंगे, जबकि ये तो ऐड किया हुआ है। अब हमें इसमें से बताना है सबसे कम और सबसे ज़्यादा का। तो सबसे कम कौन है, 3 है सबसे कम। और आपको सुनिए, आपको यहाँ पे क्रम भी याद रखना है कि पहले सबसे अधिक वाला लेना है या सबसे कम वाला। सबसे पहले सबसे अधिक वाला लेना है। सबसे अधिक कौन है, 12 है, 12 हम ले लिए, और फिर लेना है सबसे कम वाला, फिर 3 हो गया। हम दोनों में अनुपात लगा देते हैं क्योंकि अनुपात में बोला है। अब आपको 12 और 3 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम 3 से, आपको पता है 3 के पहाड़े में 12 आता भी है, 3 से हम कट कर देंगे, 3×3 और 4 बार में 3×4 12, तो 4:1 इसका रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो पतंग होता है कुछ यूं होता है, जिसमें ये वाले साइड इक्वल होते हैं और ये वाले साइड इक्वल होते हैं, मतलब कि इसमें साइड साइड में इक्वल होता है। जबकि जो आयत होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये सामने सामने वाला इक्वल होता है, ये सामने सामने वाला। मैं साइन बस बनाई हुई है, मत सोचे लिए काटा गया ये इक्वल रहेगा, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। जबकि जो काइट होता है, पतंग होता है, उसमें साइड की भुजा साथ साथ में इक्वल होती है। वर्ग तो आपको पता है सारी भुजाएं सेम। पहला ऑप्शन है, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह आयत बन जाएगी। तो क्या एक ये पतंग है, आप देख रहे होंगे ये एक पतंग है और ये एक आयत है। क्या इसके एंगल में बस डिफरेंस है, बस इसके एंगल में डिफरेंस आपको दिख रहा, नहीं, इसके साइड में डिफरेंस है। तो ये गलत है, ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा क्योंकि सत्य नहीं वाला पूछा गया है। अब हम इसमें ये ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे सिर्फ नॉलेज के लिए। एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो एक वर्ग बन जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आयत ये है, अगर इसकी चारों भुजाओं को बराबर कर दें तो वही तो वर्ग है। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो, समचतुर्भुज एक होता है, एक होता है समांतर चतुर्भुज। अगर ये समचतुर्भुज हुआ, समचतुर्भुज रेक्टेंगल, और एक होता है समचतुर्भुज मतलब कि रोम्बस, और ये हो गया पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज का मतलब रोम्बस। अगर समचतुर्भुज जो ये है रोम्बस, अगर इसके एंगल बराबर हो जाते हैं तो ये क्या बनेगा, ये वर्ग बनता है। लेकिन अगर वहीं जो पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, अगर इसके सभी कोण इक्वल हो जाते हैं तो ये एक आयत बन जाता है। तो ऑप्शन सही है ये सारे। गलत वाला था इसमें, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सत्य नहीं वाला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पे। अमिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही हैं। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। तो यहाँ पे 5 आयत आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पे। रूबीना ने कार से 16:50, जब भी मैं बोली कि 12 के बाद की संख्या हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, ऐसे बजे, तो आपको 12 में से घटा लेना, एक्चुअल टाइम तब आएगा। तो आपको दिख रहा होगा 12 के बाद की दोनों टाइम है। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। रूबीना ने कार से बजे अपनी यात्रा शुरू की। उसी दिन, सेम डे, क्या ध्यान रखना है, सेम डे याद रखना है। इतनी बजे यात्रा समाप्त की। यात्रा पूरा करने के लिए लिया गया समय ओनली हमें टाइम निकालना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कब चली। 12 में से घटाओगे कितना आ जाएगा, 4:50 आ जाएगा, 4:50 आ जाएगा। और ये उसी दिन, सेम डे है। 12 में से इसको जब घटाओगे आप तो क्या आ जाएगा, 12 और ये 8:20 हो जाएगा, 9 घंटे 15 मिनट। तो 9 घंटे 15 मिनट। अब हमें ये कौन सा टाइम है, PM का टाइम है, और ये भी PM का टाइम है। तो कितना बजा, 4 से 9 बजे तक का कितना टाइम होता है, 4 4 8 होता है, और साथ में 50 मिनट ये घटेगा। तो आपका आ जाएगा 4 घंटे 25 मिनट।
जब आप घटाएंगे तो यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ये घटेगा तो ये रिवर्स में चला जाएगा। 5 घंटे नहीं बचेंगे, 4 घंटे 25 मिनट बचेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 घंटे 25 मिनट दोनों PM का टाइम है, सेम डे की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ पे। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। कोई 100 है, उसमें एक पूर्ण संख्या जोड़ी गई। पूर्ण संख्या हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। अब ये मत कर दीजिएगा कि इसी में से घटाने लग जाएं आप, इसमें से नहीं घटाना है आपको। क्या करना है, वही संख्या ये जोड़ी जाती है पहले, फिर वही संख्या 100 में से घटाई जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल, हमें दो संख्याएं मिल गई, एक ये एक ये। अब इसका योगफल निकालना, हमें जोड़ देना दोनों संख्याओं को। अब 100 और 100 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और कोई संख्या, कोई सेम संख्या अगर प्लस में भी या माइनस में भी है तो कट जाता है, मतलब घट जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि 1 रुपये में से 1 रुपया घटाएंगे तो अब जीरो आ जाएगा, या +2 में से -2 घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो हो गया, कितना होगा 200। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है। 100 लाख निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। 100 बोला जा रहा है, 100 लिख लीजिए, एकदम इजी वे में बता रही हूँ। और लाख, लाख का मतलब क्या होता है, लाख का मतलब होता है 5 जीरो, 5 जीरो। करोड़ बोला जाता है 7 जीरो, 5 जीरो इसके आगे बढ़ा लीजिए। कितने जीरो टोटल हो गए, टोटल आपको दिख रहे होंगे कि 7 जीरो हो गया, साथ में 1 है, तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 करोड़ में, क्योंकि करोड़ के आगे 7 जीरो होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगर 1 मिलियन की बात की जाए तो इसमें 10 लाख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है इसमें से अरेंजमेंट। तो हम देखेंगे सबसे पहले, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है घटते क्रम। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो संख्याएं दी है, हर ऑप्शन नहीं हमें चेक करना, ये जो संख्याएं दी गई हैं इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि हमें घटते क्रम का मतलब है, हम जैसे 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ। और जो हमारी गिनती है 1 2 3 4, ये क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम जिसे बोला जाता है, बढ़ते क्रम है। तो हम देखते हैं हम यहाँ पे घटते क्रम में, तो घटते क्रम में सबसे बड़ा सबसे पहले रहेगा, सबसे छोटा सबसे लास्ट में रहेगा। तो ये जो सारे नंबर्स दिए गए हैं इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा कि 10.5 है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सबसे बड़ा 10.5 है। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि ये वाला है 1.5, क्योंकि 1.5 1.05 1.055 इससे सबसे, क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्या होती है वही हम देखते हैं जस्ट बाद कि कौन सी। अगर दशमलव के बाद 1 है और दशमलव के बाद 2 है तो ये संख्या बड़ी मानी जाएगी, और दशमलव के बाद अगर 0 है तो 0.5 है, या फिर दशमलव के बाद 0.005 है तो ये संख्या बड़ी मानी जाएगी। इस सब टर्म को आप समझिए एकदम बेसिक से। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब नेक्स्ट कौन सी है, तो मैं समझाने के लिए आपको बोली थी। तो हमें फिर मिलेगा ये 1.5 वाला 1.50। अब इसके बाद कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे ये दोनों तो कट चुके, अब हमें मिलेगा यहाँ पे 0.55, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये वाला मिलेगा, ये वाला, क्योंकि 0 के बाद दशमलव के बाद डायरेक्ट 1 है, बाकी सब में 0 बच रहा है, तो 0.1 और 0.0 में कौन बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। तो हम इसको लिखेंगे अब 0.155, 0.155, ये हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब इन तीनों में से देखना है हमें, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, इन तीनों में से देखना है हमें। अब बताइए 1.05 1.055 और 1.0, तो एक जिसमें एक 0 के बाद तुरंत 5 है वो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.05। और इसके बाद आपका आ जाएगा ये वाला जिसमें 0.55 है, तो नहीं ये वाला आएगा, फिर आ जाएगा आपका लास्ट में 0.15, 0 पॉइंट यहाँ पे है, ये सबसे लास्ट में आएगा। ये देखिए यहाँ पे पहले ही गलत हो गया, ये जो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ ये तो 0 है, यहाँ पे 1 दिया गया है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले ये आएगा, सबसे लास्ट में ये आएगा, तो और इसके बाद में आएगा आपका ये वाला,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जीरो नहीं देखी, मुझे लगा 1.155 है, इसलिए पहले ही गलत हो रहा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से ऐसे टर्म को करना है। एक बार मैं समझाने के लिए आपको बता देती हूँ, अगर कहीं भी 0.5 लिखा है या फिर 1.5 लिखा है तो ये ज़्यादा होगा, या फिर 0.05 लिखा है और 0.005 लिखा है तो कौन सा बड़ा होगा? ये वाला बड़ा हो जाएगा। और कहीं भी अगर जैसे कि 0.25 लिखा है और 0.025 लिखा है तो ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे और देखिए दूसरी चीज़ें जो मैं अभी गलती की थी कि मुझे जीरो यहाँ पे नहीं दिखा था कि 0.1 क्या लिख रही हूँ, 0.155 है। ये चीज़ें आपको देखनी है कि जो दशमलव है इसके पहले क्या संख्या दी गई है, फिर दशमलव के बाद देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है। इसका एक गुणनखंड है। जब कोई सिंगल फैक्टर पूछा जाए कौन सा इसका एक गुणनखंड नहीं है, तो हमें देखना है किससे इसमें भाग नहीं जाएगा। 11 से डिवाइड का क्या नियम है? 11 से डिवाइड का यही नियम है, 3 6 3 0 है। तो 11 से डिवाइड करने का एक दिन नियम बताई थी कि एक के अंतर पे एक करेंगे, तो या तो अंतर जोड़ने पे मतलब अंतर करने पे 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं संख्या। आप 6 एक तरफ आया और यहाँ पे 3 3 6, 6 - 6 क्या हो जाएगा? 0। तो ये संख्या में 11 से भाग जाएगा, या तो यही 0 आता या तो यही 11 आता या फिर 11 का मल्टीपल आता। तो 11 से तो भाग जाएगा, ये होगा नहीं। 3 से जाएगा कि नहीं? 3 से भाग देने के लिए सबको ऐड करिए सारे नंबर्स को और देखिए फिर 3 से भाग जा रहा है कि नहीं। 6 3 9 और 9 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में 3 से भाग जाएगा कि नहीं? 3 चौक 12 जाएगा, तो इससे भी भाग चला जाएगा, ये भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब हम 5 से देखेंगे, 5 से जाएगा या फिर नहीं। तो 5 7 35 और एक बच रहा है 5 दूनी 10, 5 6 30। तो इससे भी क्या होगा? चला जाएगा। इससे भी भाग जा रहा है, 9 से नहीं जाएगा। तीनों से चला गया, 9 से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इससे नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये दिया गया है 5 + 5 एक बार प्लस है, एक बार माइनस, एक बार प्लस है, विषम संख्या पदों का योग। इसमें दो टाइप से पूछा जाता है, या तो ऑड नंबर्स का योग, ऑड नंबर्स ऑफ टर्म, या ये जो टर्म वर्ड है इसको याद ध्यान में रखिएगा। तो या तो इसे पूछा जाएगा या फिर इवन नंबर टर्म पूछा जाएगा। अगर ऑड पूछा जाए तो क्या होगा? ऑड का मतलब है एक टर्म की बात कर रही हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए 2 लिखा है, -2 लिखा है, फिर है +2, फिर -2 है, तो ये एक टर्म हुआ, ये अलग टर्म हुआ, ये अलग टर्म हुआ, इसे टर्म बोला जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है? विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और वहीं ये ऑड है। ठीक है, ऑड नंबर्स विषम संख्या। और वहीं अगर इवन पूछा जाता मतलब सम संख्या तो क्या हो जाती? 2 होती, 4 होती, 5 होती। तो हमें इतने ही टर्म का निकालना है। हम या तो एक टर्म का निकाल के देख लेंगे क्योंकि विषम पूछा गया है, या तो 3 टर्म का निकालेंगे, या तो 5 टर्म का। तो कितने टर्म का निकालना सबसे ज़्यादा ईजी होगा? एक टर्म का, तो हम एक टर्म का निकालेंगे। अगर वहीं सम पूछा जाता तो हम 2 टर्म का या तो निकालते, या तो 4 टर्म का निकालते, या फिर और निकालते क्या? योग दिया गया है, अगर भाग दिया गया तो भाग निकालते, माइनस करने को दिया रहता तो माइनस निकालते। तो हम देखते हैं यहाँ पे विषम संख्या पद 1 3 5 होता है, जिसमें से एक का निकालना इजी होता तो हम एक टर्म का निकालेंगे। एक टर्म का आप देखेंगे तो एक टर्म का आपको योग तो दिख ही गया होगा, पहला ही टर्म ले लेंगे, 5 ही हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 4th। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है कि नहीं ये गलत हो सकता है, तो आप 3 टर्म का भी निकाल के क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, उठा लीजिए पहले से 3 टर्म। 5 - 5 + 5 क्या बोला गया है? ऐड करने को। अब हम ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 5 5 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 आ जाएगा। आंसर सही है, क्रॉस वेरीफाई भी हो गया। अब सम नंबर्स का देख लीजिए। सम नंबर्स क्या दिए होते हैं? 2 दिए होते हैं, 4 दिए होते हैं, 6 दिए होते हैं। हम 2 का निकालेंगे क्योंकि 2 टर्म का निकालना ईजी है। तो हम 2 टर्म उठा लेते हैं यहाँ से। 5 - 5 यहाँ पे माइनस दिया गया ना, तो हम अपने आप से प्लस थोड़ी ना कर लेंगे, योगफल भले पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? 0। अब हमें नहीं विश्वास हो रहा कि ये सही है, तो हम क्या करेंगे? हम 4 टर्म का उठा लेंगे। 4 टर्म उठाइए आप यहाँ पे, 5 - 5 + 5 - 5। अब ऐड करिए इसको कैलकुलेट करिए, ये इससे कट गया, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, मतलब कि इवन नंबर का 0 आ रहा है, ऑड नंबर का
5 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हेल्थ इस टाइम पे सही नहीं है, इसलिए बहुत रेगुलर नहीं हो पा रही है वीडियो, लेकिन आपका टोटल कोर्स कंप्लीट करा दूंगी मैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।